हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस की कंपार्टमेंट प्रिपरेशन। आप मेरे साथ करिए। जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल 24 में कुछ ही दिन है, तो आप मेरे साथ अच्छे से करिए। लेट्स स्टार्ट कंपार्टमेंट प्रिपरेशन क्लास 9 साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें एमसीक्यू में, आप देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन में देखो क्या है। क्वेश्चन में जो भी सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट नहीं आ रही। तो जब कुछ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट ना है, सॉलिड से वेपर में, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर में, लिक्विड नहीं आ रहा, तो क्या कहते हैं उसे, सब्लिमेशन। ऑप्शन सी होगा। सब्लिमेशन कब होगा, जब कुछ चीज सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ करेक्टर ऑफ गैसियस स्टेट। कोई चीज अगर गैसियस है यानी गैस की प्रॉपर्टी है, तो उसमें इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तो देखो गैस में जो है क्या नहीं होगा, गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, गैस का वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होता। गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती, कंप्रेसिबल भी होती है, फ्लूइडिटी भी होती है, मगर गैस का डिफिनाइट वॉल्यूम, तो नॉट अ करेक्टरिस्टिक, गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। तो ठीक है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ वुड और मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखो वुड को काटेंगे तो वो वुड ही रहेगा, वैक्स को गर्म कर देंगे, पिघाल देंगे, फिर भी वो वैक्स ही रहेगी। हैमर से अगर हम वुड को तोड़ देंगे तब भी वो लकड़ी के पीस रहेंगे, मगर अगर हम लकड़ी को जला देंगे तो वो बन जाएगी ऐश, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब वो प्रॉपर्टी क्या, अब उस जो ऐश है, जो राख है, क्या आप उसको दोबारा से लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो केमिकल चेंज कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए, केमिकल चेंज कौन सा है, बर्निंग ऑफ वुड जो है इसका केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। देखो कैल्शियम और उसके बाद है फॉस्फेट, तो पहले तो कैल्शियम का सिंबल पता होना चाहिए। कैल्शियम तो देखो सब में लिखा है सी ए, कैल्शियम का सिंबल है सी ए। मगर जब बात करेंगे फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO4। फॉस्फेट क्या होता है, PO4 होता है फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और फॉस्फेट की भी 2। ठीक है, तो जब काटेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CA2PO4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, CA2PO4, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले नहीं होंगे, क्योंकि अगर इससे बनाते हैं तो यहाँ पे वैलेंसी क्या आ जाएगी, कैल्शियम की वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर इससे बनाते हैं तो फिर क्या हो जाएगी, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो ठीक है ना, वैलेंसी देखनी है। और यहाँ पे बनाएंगे तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, और फॉस्फेट की वैलेंसी 0, जबकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और फॉस्फेट की यहाँ पे 4 होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CA2PO4। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय द मास। तो यहाँ पे मास से पूछा है, एटॉमिक नंबर नहीं पूछा। क्या पूछा है, मास नंबर पूछा है। तो हमें कार्बन का और ऑक्सीजन का मास नंबर, देखो कार्बन का मास क्या होगा और ऑक्सीजन का मास होगा, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मास नंबर से देखेंगे तो वो होगा 3:8। और बाकी वैसे भी आप कार्बन और ऑक्सीजन को देख सकते हो, यहाँ पे CO2, ऑक्सीजन का 2 है ना, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा 32 हो जाएगा, और कार्बन का 12। 12 और 32, अगर हम 12 और 32 को क्या करें, अगर हम 12 और 32 को क्या करें, लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, 3:8। 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 और ऑक्सीजन का क्या होता है 32। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है, रेशियो बाय मास पूछा हुआ है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की जगह H2O भी आ सकता है पेपर में, CO2 की जगह H2O। समझ आया, तो ध्यान रखना है कि किसी का भी आया तो आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम एंड मैग्नीशियम। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 दे रखा है, मैग्नीशियम के लिए 12 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास से क्या करेंगे, मास इससे क्या करेंगे, इन नंबरों को माइनस कर देंगे। तो एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, 23 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। और मैग्नीशियम का क्या होता है 24, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12। तो दोनों में क्या आ जाएगा 12 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। और मैग्नीशियम का तो 24 होता है, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12, तो 12 12
करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन में 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में आइसोटॉप्स एंड एलिमेंट हैव, आइसोटॉप जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनमें क्या होता है। तो जो आइसोटॉप होते हैं एलिमेंट के, उनमें क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटॉप जो होते हैं किसी भी एटम के, उनका क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्लियर हो गया। फर्स्ट का आंसर है सब्लिमेशन, ऑप्शन सी। सेकंड का आंसर है डिफिनाइट वॉल्यूम, ऑप्शन बी। थर्ड का आंसर है बर्निंग ऑफ वुड, केमिकल चेंज। फोर्थ का आंसर है Ca2PO4, केमिकल कैल्शियम फॉस्फेट। फिफ्थ का आंसर है 3:8। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट का आंसर है 12 कैसा है बता दिया। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच सेल ऑर्गेनल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजनस ड्रग्स। जब हम कोई दवाइयाँ खाते हैं या खाना खाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनमें पॉइजन होता है, जनरली पॉइजन का मतलब यहाँ पे जहर से नहीं है, ऐसी चीजों से है जिनमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या यूं कह सकते हो कुछ हम मेडिसिन खाते हैं तो उनमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ड्रग्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनको हमारी बॉडी से निकालने में कौन मदद करता है। तो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टोलम। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टोलम है। ER कितने टाइप के होते हैं, ER 2 प्रकार के होते हैं। ER कितने प्रकार के होते हैं, ER 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ ER और एक होता है रफ ER। एक क्या होता है स्मूथ ER, पढ़ा है ना हमने। एक होता है स्मूथ ER और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा बेटा होता है रफ ER। पर जो स्मूथ ER है उसका काम क्या होता है, अगर हम कोई दवाइयाँ वगैरह ज्यादा भी खाते हैं तो उन्हें हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट हैव कैपेसिटी टू कंटिन्यूस सेल डिवीजन। तो कंटिन्यूस सेल डिवीजन जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं, याद रखना। तो परमानेंट टिश्यू डेड टिश्यू होते हैं। तो जाइलम एक डेड टिश्यू है, पैरेन्काइमस के नाम पर। एपिकल मेरिस्टेम ये क्या है, इसमें कैपेसिटी होती है। और वैसे भी याद रखना जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं उनके अंदर ही कैपेसिटी होती है सेलों को कंटिन्यू डिवाइड करने की। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का, जब वो प्रोपोर्शनल में होगा और डिस्टेंस कवर व्हेन ऑब्जेक्ट टू मूव। तो जब क्या होगा, तब वो स्ट्रेट पाथ में होगा। तब क्या होगा, वो स्ट्रेट पाथ में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चले तो तब क्या होगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। जब भी कोई बॉडी कैसे चलेगी यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग सडनली ड्यू टू। तो जो कोई भी आदमी, जब कोई बस चलती है या हम कार में बैठते हैं तो वो सडनली चलती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है। ठीक है, तो हमें धक्का क्यों लगता है ये इसके बारे में किसने बताया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बताया। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ लेना, हमने पढ़ा है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया की बात चल रही है यहाँ, किसकी बात चल रही है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम से चलता है तो हम पीछे की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जब एकदम से रुकता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हम किस में होते हैं, रेस्ट में, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव में होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। जब कोई पर्सन किसी चलती हुई चीज के साथ टकरा जाता है तो उसको चोट लगने के चांस ज्यादा क्यों होते हैं, चोट क्यों लगती है, क्योंकि मोमेंटम होता है, ड्यू टू मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और P किसके बराबर होता है भाई, ये लिखा मैंने, क्या है, ये लिखा मैंने P किसके बराबर होता है, P होता है मास इनटू वेलोसिटी। P किसके बराबर है, P इक्वल टू mv। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो उसका कुछ मास भी होता है और कुछ वेलोसिटी भी होती है। यानी मास के साथ वेलोसिटी, जब कोई चीज तेजी से मूव कर रही है तो वो क्या करेगी, किसी पे टकराएगी तो उसे चोट लग जाएगी, और उसका रीजन क्या है, उसमें वेलोसिटी है, तो ड्यू टू मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विल बी। जो वैल्यू होती है
जी की वो क्या होती है, वो लेस देन इक्वेटर, यानी जी की वैल्यू, वैसे जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, क्या होती है बेटा 9.8 होती है, ठीक है ना। इसी के कारण हम अर्थ पे मूव कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, इसलिए बोलते हैं मास और वेट, वेट हमेशा मास से ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वेट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, जबकि मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगती। तो जो ग्रेविटी होती है जी, वो हमेशा इक्वेटर पे कम होती है और सब जगहों पे ज्यादा होती है, तो लेस ऑन इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, जब कोई बॉडी अर्थ पे डायरेक्टली गिरे और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कोई हवा ना लगे, कुछ ना लगे, कह सकते हो आप वैक्यूम पे गिरे, तो जब वो अर्थ की तरफ आएगी तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो उसकी टोटल एनर्जी सेम रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि वो अर्थ के पास आ रही है तो बहुत तेज आएगी, क्योंकि जब उसमें कोई भी बोल रहा है ना फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल होगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, चेंज कोई नहीं होगा। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क डन किस पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शुरू में क्या वेलोसिटी थी उस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, फर्स्ट है assertion reason, in a chemical substance the element are always present in different proportion by the mass, तो इसका assertion करेक्ट है। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस, उनमें एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होता है एक फिक्स प्रपोर्शन में जितना उसका मास हो, और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और इसका रीजन भी सही है कि कोई भी एटम जो होगा उसका मास भी अलग होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग होगी, यानी इसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है तो आपको पता ही लग गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी होगा 17 का। 18, अ कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कैन बेंड इजीली, तो कार्टिलेज क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो बेंड इजीली होती है, ये ट्रू है, क्योंकि हमारी जो कान जो होते हैं किससे बना होता है, कार्टिलेज से, हमारी नोज किससे बनी होती है, कार्टिलेज से। इट हैज वेरी टाइटली पैक्ड हार्ड मैट्रिक्स एंड सेल, ये फॉल्स है, टाइटली पैक्ड नहीं होती, ठीक है, तो इसका रीजन गलत है। नेक्स्ट 19, इट हैज डिफिकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर अ ग्राउंड, मुश्किल होता है हैवी बॉक्स को ग्राउंड में खींचना या धकेलना, ये करेक्ट है। रीजन, हैवी ऑब्जेक्ट है मोर इनर्शिया, बिल्कुल करेक्ट है, जो चीज हैवी होगी उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर कोई आपसे बोले ट्रक को हटाना आसान है या साइकिल को, तो आप जानते हो कि ट्रक को हटाना मुश्किल होगा और साइकिल को आसान, तो साइकिल का इनर्शिया कम है इसलिए आप साइकिल को हटा सकते हो पर ट्रक को नहीं हटा सकते, तो हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता है। असर्शन भी करेक्ट है, इसका रीजन भी करेक्ट है, ठीक है ना, तो ऑप्शन का पता लग गया होगा आपको, डी। नेक्स्ट है 20, रोटेटिंग अ क्रॉप इन अ फील्ड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, ट्रू है। जब हम फील्ड में टाइम के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप लगाते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, दिस प्रिवेंट द डैमेज ऑफ पेस्ट, ये फॉल्स है, तो पेस्ट को ये डैमेज होने से नहीं बचाती, तो ऑप्शन इसका जो आर है वो गलत है, इसका करेक्ट है ऑप्शन सी होगा। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हम, ये क्वेश्चन सारे एमसीक्यू थे तो इनको आप ध्यान से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, कंपार्टमेंट प्रिपरेशन क्लास 9 चल रही है, बाकी साइंस की आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके डिटेल और वीडियो भी बहुत सारी देख सकते हैं जिसमें हम कंपार्टमेंट प्रिपरेशन की बनाई गई हैं, जो आपके अप्रैल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, पेपर लगभग ऐसा ही आएगा।